चाहूंगा मैं विशेष रूप से। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में इसका उल्लेख किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो, इस पर गंभीरता से प्रयास करेंगे। और हमने वो वायदा प्रदेश की जनता के साथ निभाया, जिसका चारों ओर खुले दिल से लोगों ने स्वागत किया। और एक तरह से इस निर्णय पर जन भावनाओं का प्रस्फुटन भी हुआ। जनता की भावनाएं सामने आई और लाखों लोगों ने इस समाचार को, इस निर्णय को सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उससे लोग रूबरू हुए। जो दूसरा बड़ा सुधारात्मक कदम, और जो मैंने हमेशा कहा कि 19 वर्षों में जो एक बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम जिसको हम मानते हैं, वो चारधाम देवस्थानम बोर्ड का निर्णय था। और राज्य निर्माण के बाद ही इस पर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन कतिपय कारणों से इसका निर्णय नहीं हो पाया था। उस पर हमने निर्णय लिया और आज जब हमारे चारधाम के कपाट खुलेंगे, 26 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री से शुरुआत होगी, तो चारधाम देवस्थानम बोर्ड जो अस्तित्व में आ गया है उसके द्वारा उसका शुभारंभ किया जाएगा। हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि हम राज्य को सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देंगे। और इन 3 वर्षों में नहीं, बल्कि हमने पहले ही वर्ष में और पहले ही हफ्ते में सरकार बनाने के NH-74 जैसा घोटाला, उस पर हमने जांच बिठाई। कई लोग उसमें सस्पेंड हुए, वरिष्ठतम अधिकारी भी सस्पेंड हुए, और कई लोगों ने जेलों की यात्रा भी की, और कई लोगों ने पैसा भी वापस करने का काम उसमें किया है। और एक तरह से जो वायदा हमने चुनाव में किया था, और चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचारी सरकार का, हमने भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया। चाहे समाज कल्याण विभाग की गड़बड़ होगी या अन्य निर्माण कार्यों में होगी, हमने कहीं पर किसी को भी बकसने का काम नहीं किया, बल्कि 19-20 सालों के उत्तराखंड के इतिहास में पदोन्नत किया हमने। ये पहले ऐसे डिसीजन थे जो बोल्ड डिसीजन थे कि हमने कई अधिकारियों को, जब निर्माण कार्यों में उनकी हमने देखा कि उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं, उसकी जांच हुई, तो हमने उनको पदोन्नत किया है। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ। और जो पारदर्शी सरकार देने का हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे CM हेल्पलाइन हो, ई मंत्रिमंडल हो, या ई ऑफिस की ओर हम लोग बढ़ रहे होंगे, तो एक पूरी पारदर्शी सरकार देने का हम लोगों ने इस बीच में प्रयास किया। अटल आयुष्मान उत्तराखंड जैसी योजना हमने राज्य को दी, और हमने सदैव हम सुधार के पक्षधर रहे हैं। कई बार, एक बार कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझे पूछा कि आप निर्णय बदल लें। मैंने कहा अगर जनहित में होगा तो हम दिन में 3 बार निर्णय बदलने के लिए तैयार हैं। अगर हमको कोई ये कन्विंस करे कि ये व्यापक जनहित में होगा तो हम तमाम तरह के निर्णय बदलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जनता का हित ही ये सर्वोपरि है, ये हमारा मानना है। और इस दृष्टि से अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में जो हमारे साल भर में जो अनुभव आए और जो लोगों की शिकायतें हमारे पास पहुंची, हमने उसमें सुधार किया। सारे कर्मचारियों को हमने उससे आच्छादित किया। और जो रेफरल सिस्टम था, रेफरल सिस्टम को लेकर के बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें आ रही थी, तो उस रेफरल सिस्टम को भी हमने अटल आयुष्मान योजना में हमने उसको समाप्त किया। इन्वेस्टर समिट 2018, ये प्रदेश में पहली बार इन्वेस्टर समिट हुई, और आप सबकी जानकारी में बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताना मैं समझता हूँ कि काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ कि 1.25 लाख करोड़ रुपए के उसमें MOU साइन हुए, 40,000 करोड़ रुपए के MOU पहाड़ों के लिए हुए, और इसमें से 21,000 करोड़ से अधिक अभी तक ग्राउंड हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहाँ राज्य बनने के बाद 17 सालों में लगभग 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया। जब अटल जी 2003 में प्रधानमंत्री थे और उन्होंने स्पेशल पैकेज ये उत्तराखंड को दिया था, तमाम रिबेट, टैक्स रिबेट यहाँ पर दिए गए थे,
उसके बावजूद यहाँ पर 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। इन 2-2.5 सालों में, ये 3 सालों में, ये 21,000 करोड़ से अधिक के निवेश ये उत्तराखंड में आए हैं और लगभग 56,000 लोगों को इससे हमारे रोजगार मिलेगा। डबल इंजन की बात होती है, अब तो हालांकि विपक्षी दलों ने बोलना बंद कर दिया है, लेकिन पहले चिढ़ाते थे कि डबल इंजन की सरकार कहाँ से क्या काम कर रही है, डबल इंजन कहाँ चला गया। लेकिन चाहे ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला परियोजना हो, 4 धाम रेल यात्रा हो, रेल लाइन का काम हो, अन्य जो हमारे अनेक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारी सरकार ने इस उत्तराखंड में बनाए हैं, चाहे उनके डेवलपमेंट का काम हो, आज डबल इंजन नहीं, हम कह सकते कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। इन 3 वर्षों में लगभग 94,000 करोड़ की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हम राज्य में लाए, चाहे स्मार्ट सिटी परियोजना होगी, ऑल वेदर रोड की परियोजना होगी, रेल परियोजना होगी, एयर की हमारी जो कनेक्टिविटी है उससे जुड़ी हुई परियोजना होंगी, जल से जुड़ी हुई जो हमारे बांध परियोजनाएं हैं वो होंगी, या टिहरी के लिए 1200 करोड़ रुपए वाली परियोजना होगी, अर्बन डेवलपमेंट के लिए वाटर और सैनिटेशन के लिए लगभग 2700 करोड़ की योजनाएं होंगी। ऐसे 93-94 हज़ार करोड़ की योजनाएं इन 4 सालों में हम राज्य के लिए लाए हैं। और वर्षों से जो परियोजनाएं लटकी हुई थी, चाहे लखवाड़ बांध की परियोजना होगी, जमरानी बांध की परियोजना होगी, सौंग बांध की परियोजना होगी, या मसूरी की पेयजल योजना होगी, या फिर नैनीताल की पेयजल योजना होगी, इन तमाम योजनाओं को आज स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। और यही नहीं, 1200 करोड़ की योजनाएं हमारे जल संरक्षण के लिए भारत सरकार से हमको स्वीकृति मिली है। इस तरह से लगभग 93-94 हज़ार करोड़ की योजनाएं, जो डबल इंजन की जब बात उठती है तो आज वो योजनाएं हमको मिली हैं। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 सालों में जो प्रोजेक्ट हम लाए हैं, और उससे पहले के 10 साल आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये 3 साल भारी पड़ेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। पलायन की बात आती है, और आपको ध्यान होगा कि हमने ये निर्णय लिया था पहले ही विधानसभा में कि हम एक ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग उत्तराखंड में बनाएंगे, जो पलायन पर तो अध्ययन करेगा ही करेगा, लेकिन रोजगार कैसे जनरेट किए जा सकते हैं उस पर भी अध्ययन करेगा, उस पर भी सरकार को सुझाव देगा। और उसके लिए हमने ये ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया था। और वो पलायन आयोग आज राज्य में काम कर रहा है, और उसने बहुत गहराई से रिसर्च वर्क किया है, अध्ययन किया है, डाटा कलेक्शन का काम किया है। और इस वर्ष के बजट में हमने पलायन आयोग के लिए बजटरी प्रोविज़न भी किया है, ताकि हम जो गांव जहां पर रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है, या जहां पर हम पलायन को और आगे करने से रोक सकते हैं, उसके लिए हमने ये व्यवस्था किया है। पलायन रोकने के लिए ही 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, इस पर राज्य में काम चल रहा है। 3 जगहों पर हमारा डेस्टिनेशन डेवलपमेंट का काम भी प्रारंभ हो गया है, और अन्य जगहों पर पैसा दे दिया गया है और उसकी DPR तैयार हो रही है। लेकिन हाँ, ये योजना हमारी दीर्घकालिक योजना है, ये समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होगी। लेकिन एरिया चिन्हित कर दिए गए हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट कौन सी होंगी, 13 डेस्टिनेशन कौन से होंगे, उसकी थीम क्या होगी, इस पर पूरा और उस पर आगे अध्ययन का काम और काम करने का काम उस पर चल रहा है। और ये भी हमारे पलायन को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। होम स्टे 2100 होम स्टे हमारे अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं। और होम स्टे एक ऐसी योजना है कि जो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र, जो पर्यटक आते हैं उनके मन में भी है, जो उसमें रहते हैं उनके मन में भी है, और जो उसको संचालित कर रहे हैं। क्योंकि ये टोटली जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उस पर आधारित है कि खाना पीना ये सब स्थानीय होगा, स्वागत का तरीका स्थानीय होगा। तो जो हमारे मेहमान आते हैं उनके लिए एक बड़ा आकर्षण का और बड़े यादगार होता है उनके लिए होम स्टे में ठहरना। तो ये होम स्टे पर हम लोग, और जो आपको पता है कि हम उस पर बिजली पानी जो है हम उसको डोमेस्टिक रेट पर, घरेलू दामों पर हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रोथ सेंटर, ये ग्रोथ सेंटर भी नया कॉन्सेप्ट है, और ये न्याय पंचायत स्तर पर हमने तय किया कि हम इस ग्रोथ सेंटर को डेवलप करेंगे। अभी तक 83 स्थानों पर ये ग्रोथ सेंटर हमारे स्वीकृत हो गए हैं, उनके धन आवंटित हो गया है। और कुछ ग्रोथ सेंटर ने अब पिछले कुछ महीनों से अपना काम भी उन्होंने प्रारंभ किया है। और ये ग्रोथ सेंटर हमारी भविष्य की एक नई टाउनशिप
हमारी फ्यूचर की ये डेवलप होगी। जो आज हम लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, कंजक्शन हो रहा है, शहरों में तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, आबादी का घनत्व कुछ जगहों पर ही केंद्रित होता जा रहा है, उस घनत्व को भी कम करेगा और ये नई टाउनशिप हमारी डेवलप होगी। इसी तरह से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में चाहे सोलर एनर्जी हो या फिर जो बायोमास पॉलिसी हमने बनाई है, तो चीड़ की पत्तियों से और अन्य बायोमास से बिजली बनाने का काम, इसमें 36 प्रोजेक्ट ये हमारे अवार्ड हो गए हैं। 2 अवार्ड हमारे हुए हैं जो पैलेट्स जिनसे बनेंगे। तो इस तरह से ये पिरूल बायोमास पर आधारित और 800 करोड़ के लगभग 203 मेगावाट के सोलर के प्रोजेक्ट ये पर्वतीय क्षेत्रों में हमने अवार्ड किए हैं, उन पर भी काम चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी दृष्टि अगर आप देखेंगे तो 3 साल पहले लगभग 12-13 फ्लाइट देहरादून के लिए थी और आज देश के लगभग सभी प्रमुख शहर आज एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। यही नहीं, इस महीने 6 और फ्लाइट ये देहरादून से संचालित होंगी और देहरादून का जो हमारा एयरपोर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का निर्णय हमने कर लिया और उस पर जो भूमि लैंड एक्विजिशन होगा उसके लिए इस बजट में हमने पैसे की व्यवस्था की है। पंतनगर में हमारी उड़ान योजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी शुरू हो गई है, पिथौरागढ़ हो गई है, अभी टेहरी हो गया है, चनालीसोड़ हो गया है और गौचर हो गया है। अभी 22-23 तारीख में हम श्रीनगर के लिए और टेहरी के लिए, यहाँ के लिए भी हम DGCA ने हमको परमिशन कर दिया है, तो यहाँ भी हम उड़ान योजना के अंतर्गत को शुरू करेंगे। और देश का उड़ान जो हेलीकॉप्टर सेवा के अंतर्गत देश का पहला स्टेट ये उत्तराखंड बना है और इसमें हमको अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने समाचार पत्रों से हमको अवगत कराया कि उसमें हमको सम्मानित भी किया गया है। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने की दृष्टि से तमाम ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक ब्लॉक्स हमने बनाए हैं। उसके साथ हम लोग जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, हब्स हैं, उस दिशा पे भी हमारे अनेक क्लस्टर हमारे बन रहे हैं, फिशरीज के क्लस्टर बन रहे हैं और विशेषकर जो गोल्डन ट्राउट है उसके हमारे अनेक क्लस्टर हमने स्वीकृत किए हैं, उन पर भी काम प्रारंभ हुआ है। इसी तरह से ई गवर्नेंस है, ई कैबिनेट हमने किया, ई ऑफिस, स्मार्ट क्लासेज। देश का पहला राज्य जहां पर 500 वर्चुअल क्लासेज हमारे स्कूलों में हमने प्रारंभ की हैं। ये उत्तराखंड को सौभाग्य मिला है कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। इसी तरह से जो रोजगार और स्वरोजगार, हमारे मानना है कि पर्यटन ये हमारे लिए रोजगार के लिए ये सबसे बड़ा संसाधन होने जा रहा है और उसमें भी जो साहसिक पर्यटन है, यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में अगर सर्वाधिक किसी क्षेत्र में रोजगार विकसित होगा और युवाओं का रुझान हो रहा है तो वो साहसिक पर्यटन की ओर है और इसके लिए हमने एक अलग से विभाग बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया और उस पर काम चल रहा है। ये हमारे लिए रोजगार भी मिलेगा और हमारी जो जिस तरह की यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उच्च हिमालय हमारे पास है, मध्यम हिमालय हमारे पास है, तमाम नदियाँ हमारे पास हैं, जंगल हमारे पास है, मैदान हमारे पास हैं, जंगली तमाम, चाहे हाथी हो, आपका टाइगर हो, तमाम ये आकर्षण के केंद्र हमारे राज्य में हैं। तो हम उस ओर बहुत फोकस हमने किया है और निश्चित रूप से जो रोज़गार की बात होती है, स्वरोजगार की बात होती है, तो हमको कहते हैं कि पर्यटन में कम खर्चे में सर्वाधिक रोजगार देने की क्षमता अगर है तो किसी में पर्यटन के पास है। तो इस पर हम लोगों ने इन 3 वर्षों में फोकस किया है। आज मैं प्रदेशवासियों को, जब हम आप सबसे बातचीत कर रहे हैं, मैं प्रदेशवासियों से एक अपील फिर ये करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। दुनिया ने इसको महामारी के रूप में इसको घोषित किया है, भारत ने भी इसको महामारी घोषित किया है और राज्य में भी हमने इसको महामारी घोषित किया है। हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि आप इससे एक तो पैनिक न हो, आप इसमें सतर्क रहें, सावधान रहें, कम से कम जितना कम हो सकता है घर से हम बाहर निकलें, अपने घरों में रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम इस कोरोना वायरस से अभी तक हम काफ़ी हद तक हम लोग एक केस हमारे पास आया है, लेकिन अभी तक बाकी जिनकी भी रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट हमारे पास आई हैं, तो सब लोग इसका पालन करें और अपने राज्य को, अपने अड़ोस पड़ोस को इस महामारी से बचाने में सहयोग करेंगे। सर, आगामी 2 साल सरकार के शेष है, उनका क्या एजेंडा आपने तैयार किया है? देखिए, एक तो जिस एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं उस एजेंडे को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा कि बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम प्रत्येक
कॉलेज को हमने प्रदेश की जनता से वायदा कर रहे हैं 3 वर्ष पूरे होने पर, सभी डिग्री कॉलेजेस को हम भवन देंगे। जितने भी हमारे स्कूल हैं उनको हम फर्नीचर देंगे। जितने हमारे आंगनबाड़ी हैं जिनमें गरीबों के बच्चे रहते हैं, विधवाएं उसमें पढ़ाती हैं, तो उन आंगनबाड़ियों को हम उनके भवन बना कर देंगे। हमारे राज्य में जो पुलों की आवश्यकता, 300 पुलों की आवश्यकता हमारे राज्य में थी जब हमने 3 साल पहले चार्ज संभाला था। अब तक लगभग मुझे लगता है कि 125 या उससे थोड़ा अधिक पुल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और बाकी जो शेष पुल जो हमारे बनने हैं, उन पुलों को हम पूरी तरह हम 2022 में सैचुरेट कर देंगे। जो हमारी सड़कें इस वजह से बाधित हैं कि उन पर पुल नहीं है, वो सारी सड़कें हमारी यातायात के लिए खुल जाएंगी। ये हमारी प्रदेश की जनता से वायदा है। जो महिलाओं की और जो हमारी लिंगानुपात है, हमने जो जब चार्ज संभाला था तो 2-3 जिलों में बड़ी चिंताजनक स्थिति थी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर हम लगभग 850 के करीब थे 1000 पर बेटियों में, आज हम 974 तक वहाँ पर पहुँच गए हैं और हमको इसके लिए सम्मानित भी किया गया भारत सरकार की ओर से। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज जो हमको अभी 3 स्वीकृत हुए हैं, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के लिए तो पैसा भी हमारे पास 350 करोड़ के करीब आ गया है। तो ये मेडिकल कॉलेज हमारे बनकर तैयार हो जाएं। सबको हम उनके घर के नज़दीक हम स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का हम लोगों का रोड मैप हमारे आगे की योजना है, उसको हम देने के लिए काम करेंगे। एक सवाल मेरा है कि आपने तमाम योजनाओं की बात करी, आपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स बताए कि किन पर काम कर रहे हैं, आगे किन पर काम करेंगे। एक आपने 100 दिन में लोकायुक्त बनाने की बात करी थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या लोकायुक्त एजेंडे में है सरकार के, या वो अब टर्न डाउन हो गया है? आप अगर मेरा एक तो मैं आपको बता दूं कि लोकायुक्त बिल सदन की संपत्ति है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये भी याद होगा कि विधानसभा का जो पहला सत्र हुआ था, तो मैंने एक बात प्रदेशवासियों से की थी उस सदन के माध्यम से कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जो लोकायुक्त की आवश्यकता हो। पहले चोरी के लिए रास्ता ढूंढो, फिर चौकीदार की व्यवस्था करो, क्या जरूरत है? और हमने इन 3 सालों में ये साबित करके दिखाया है कि ईमानदारी से भी सरकार चल सकती है। सचिवालय मुख्यमंत्री का चौथा माला बोलते हैं आप लोग, पत्रकार लोग, मुख्यमंत्री आवास बोलते हैं आप लोग। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% हमने इसको माफियाओं से मुक्त किया है। लोकायुक्त नहीं बनाएंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिना लोकायुक्त के भी हम ईमानदारी से सरकार चला सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहेगी। पर्यटन में आपने खुद ही कहा कि बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन पर्यटन के लिए सरकारी बजट हमेशा ही कम रहा है। इस साल भी कोई खास देखिए, जो हमारी पर्यटन के लिए जो हमारी संभावनाएं हैं, हमारे पास कहीं पर भी उसके लिए दिक्कत नहीं है। तमाम जगह से सोर्सेज हैं जहां से पैसा लिया जा सकता है। मसूरी के लिए रोपवे का हमने स्वीकृति दी, उसका एजेंसी भी तय होगी, सब कुछ तय हो गया। ये आउटसोर्सिंग भी हो सकती है, पीपीपी मोड में भी बन सकते हैं। तो पर्यटन के लिए जो काम हमने अपने हाथ में लिए हुए हैं, हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। हाँ, अगर हम सारे काम हम एक साथ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है, ये भी मैं स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा। बट एक सवाल ये है कि इस 20 को रोजगार वर्ष बनाने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन क्या आपको लगता है जिस हिसाब से विज्ञप्तियां आ रही हैं, लगता है कि उस लक्ष्य सरकार ने? देखिए, इसमें रोजगार वर्ष हमने कहा है। हमने जो इन्वेस्टर समिट जो हमने किया, जो इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास आया है, ये ग्राउंड हो रहा है। लगभग 56,000 लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। जो सरकारी जो हमारी भर्तियां हैं उनको हमने ओपन किया है। किन्हीं कारणों से आप सब लोग जानते हैं कि अभी उसमें हल्की सी बाधा पैदा हुई है, लेकिन हमारी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो हमारी चालू है। हम सरकारी नौकरियां एक उसकी लिमिट है वो, लेकिन वो सारी ओपन है। हम उनको अधिकतम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी एजेंसियों की क्षमता है उसके आधार पर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन स्वरोजगार के लिए जो हमने योजनाएं चलाई हैं, उनसे बेहतर रोजगार मिल सकता है, बेहतर स्वावलंबन हो सकता है, ये हमारा मानना है।
कोरोना को लेके सरकार बड़ा चौकस हो रखी है। 3 दिन का सत्र अभी वहाँ होना है, क्या इसके विचार करिए इनका सत्र यही हो जाए? देखिए, मेरी नेता प्रतिपक्ष से बात हुई, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उनसे मेरी बातचीत हुई है। और जिस तरह से एडवाइजरी जारी हो रही है समय समय पर भारत सरकार के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, DOPT के द्वारा, तो हमने ये तय किया है कि अब जो हमारा इस सत्र शेष है जिसमें बजट का पारण होना है, उसको हम देहरादून में ही करेंगे। कोरोना वायरस अभी क्योंकि देहरादून में एक डिटेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये संवाहक है, मनुष्य ही इसका संवाहक है, बहुत वहाँ पर तमाम तरह की भीड़ वहाँ पर एकत्रित होगी। भीड़ एकत्रित न हो इसका भी हमको विचार करना है। कोरोना वायरस का एक ही बचाव है कि हम भीड़ से बचें, और इस दृष्टि से ये निर्णय लिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने उस पर अपनी सहमति दी। जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने भी उस पर अपनी सहमति दी। उन्होंने कहा हम सरकार के साथ में हैं। कोरोना वायरस को आपने क्योंकि एपिडेमिक आप लोग घोषित कर चुके हैं, अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो वो अपने इलाज का खर्च खुद वहन करेंगे? देखो, कोरोना के लिए जो भी खर्चा होगा राज्य सरकार ने ये तय किया कि उसका खर्चा सरकार उठाएगी, और जो तमाम एहतियात हैं, एहतियातन तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने एडवांस में की हुई है। सर एक सवाल ये है कि सर दिल्ली चुनाव के बाद एक फार्मूला दूसरे राज्यों में देखा जा रहा है, फ्री का फार्मूला। हालांकि हरीश रावत भी अभी आज इसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपसे कि हरीश रावत भी ये कह चुके हैं कि साल 2022 के चुनावों में कांग्रेस आई तो बिजली और पानी फ्री देगी। क्या आप ये जो काम कर रहे हैं इसी एजेंडे के साथ? अभी हरीश रावत जी की कांग्रेस आई नहीं, वो गई है। सर अगले 2 साल में बतौर मुख्यमंत्री खुद के लिए चुनौती आप मानते हैं कि 57 गवर्नमेंट वाले बढ़ा है, क्या चुनौती लेंगे? हाँ सर, क्या पूछा? चुनौती अगले 2 साल बतौर मुख्यमंत्री में क्या चुनौती आप खुद के लिए मानते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री के लिए चैलेंज रहेंगे? कुंभ है नहीं, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो हम करना चाहते हैं वही हमारे पास चैलेंज है कि जो मैंने कहा कि हम 22 तक क्या क्या काम हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, उसी को हम चुनौती मानते हैं, और उन कामों को हमने स्वीकार किया तो हम उनको करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन सुनो, आपने पूछ लिया दादा, अच्छा आप जवाब दीजिए। 3 सालों में बड़े निर्णय आपने कई लिए हैं, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण पर जो आंदोलन चल रहा है उस पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। निर्णय सुरक्षित है। थैंक यू।